हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम इस चैनल पर यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 2015 से लेकर 2022 तक के हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जून 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन आर द फर्म्स म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट इन प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन। प्राइस और आउटपुट डिसीजन में जो है फर्मों के निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भरता होती है, तो वो किस मार्केट सिचुएशन में होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मार्केट सिचुएशन के बारे में समझ लेते हैं। मार्केट सिचुएशंस हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बारे में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है? इसमें आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। तो इंटरडिपेंडेंस के बारे में पूछा गया है। देखो, इंटरडिपेंडेंस प्राइस और आउटपुट डिसीजन में ये होता है ओलिगोपोली मार्केट में। ये ओलिगोपोली मार्केट की एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, इसको याद रखना है। इंटरडिपेंडेंस तो ये आएगा, इसका आंसर आएगा ओलिगोपोली। तो मोनोप्सोनी होता है मार्केट की वो सिचुएशन होता है जहां पर ओनली एक ही खरीदने वाला होता है, बायर ओनली वन होगा। और मोनोपोली होता है जहां पर बेचने वाला एक होता है, सेलर एक होता है, यानी एक ही फर्म होती है मार्केट में। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इसमें सेलर और बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। इसमें मोनोपोलिस्टिक में होते हैं डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। तो इसमें सेलिंग कॉस्ट आती है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोग जो है कंपटीशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू एंड कैपिटल इज रिटन बाय। तो वैल्यू एंड कैपिटल लिखी है J.R. हिक्स ने, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, गिवन पैराडॉक्स अकर व्हेन इनकम इफेक्ट इज। ये हिंदी में भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। गिवन पैराडॉक्स तब होता है जब आय का प्रभाव क्या होता है। गिवन गुड्स में देखिए क्या होता है, इसमें होता है इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये भी होता है। और साथ में इनकम इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए नेगेटिव। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो सभी गुड्स में नेगेटिव ही मान लेते हैं हम, कि सस्ती वस्तु को लोग हमेशा ज़्यादा प्रेफर करते हैं और सस्ती वस्तु को सब्सटीट्यूट करते हैं महंगी वस्तु की जगह, इसीलिए ये होता है नेगेटिव। और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए, वो किसमें, गिवन गुड्स में ये कंपल्सरी है नेगेटिव इनकम इफेक्ट होना। तो यहाँ देखते हैं ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये सही है, सही ऑप्शन है ग्रेटर देन। बट आगे और पढ़ते हैं, क्या पता इस नेगेटिव के बारे में भी हो। इक्वल नहीं होगा, लेस देन भी नहीं होगा। यहाँ पे है देखो, नेगेटिव एंड ग्रेटर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व विल रिस्पॉन्ड द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। देखिए, हम सबसे पहले लेबर सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं। ये है वेजेस और यहाँ पर है नंबर ऑफ लेबर सप्लाई कर्व होता है इस तरह से, और इसको कहा जाता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। तो ये होता है लेबर सप्लाई कर्व, इसको कहा जाता है लेबर सप्लाई कर्व। तो अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, ये नहीं आएगा। फिर है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर, ये इसका सही आंसर है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट प्राइस रेफर टू। लिमिट प्राइस क्या होता है? एक लिमिट होती है प्राइस की, कि प्राइस इससे ज़्यादा निर्धारित नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होते हैं, ये लिमिट प्राइस की थ्योरी बेन ने दी है, और इसमें कहा गया है कि फर्में इतना प्राइस निर्धारित करें कि वो अदर फर्मों को अंदर आने से रोके। अदर फर्मों को वो अंदर आने से कैसे रोकेगी, जब वो कम प्राइस डिसाइड करेगी और दूसरी फर्मों को मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। इसमें जो है, इस सिचुएशन में शॉर्ट रन में तो वो जो मार्केट में एग्जिस्ट फर्में हैं
कम प्राइस रखकर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, बट लॉन्ग रन में उनको फ़ायदा होगा क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही फर्में हैं, अदर फर्में नहीं होंगी। तो इसका सही आंसर होगा प्राइस विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नई फर्मों की एंट्री को रोकने के लिए सिर्फ ये प्राइस डिसाइड किया जाता है, लिमिट प्राइस। नेक्स्ट है जनरल परेटो ऑप्टिमैलिटी एग्जिस्ट। तो परेटो ऑप्टिमैलिटी में हम मार्जिनल कंडीशन पढ़ते हैं, जो 3 मार्जिनल कंडीशन होती है। सबसे पहले मार्जिनल कंडीशन 1 है, ये कंजम्पशन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड। इसमें देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई गुड्स ए कंज्यूमर एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई बी कंज्यूमर, ये इक्वल है, ये इसमें बनेगी। ये है इंडिफरेंस कर्व और यहाँ पर है एक्स गुड और यहाँ पर है वाई गुड। तो ये इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ये वाला है, ये वाला। सपोज हम मान लेते हैं ये कर्व है ए कंज्यूमर का और बी कंज्यूमर का भी इसी तरह कर्व होगा और ये होगा उनका स्लोप। ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जहाँ इक्वल होता है वो होती है मार्जिनल कंडीशन 1 परेटो ऑप्टिमैलिटी में। और नेक्स्ट मार्जिनल कंडीशन 2 होती है, उसमें होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। इसमें आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, यहाँ एक्स गुड की सेंस में, एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ये वाई गुड की सेंस में। ये आइसोक्वांट कर्व, यहाँ पर लेबर और यहाँ पर कैपिटल। तो और इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व, ये वाला स्लोप है MRTS ये। तो नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो आती है उसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को इक्वल किया जाता है। प्रोडक्शन के लिए इसमें आता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ, ये वाली इक्वेशन आएगी इसके बाद, ये प्रोडक्शन की सेंस में और ये कंजम्पशन की सेंस में। एक्स वाई ए कंज्यूमर इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई बी कंज्यूमर। तो ये देखिए ये कहाँ आएगा, ये किसका स्लोप होता है, ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप। यहाँ पर है एक्स गुड और यहाँ पर है वाई गुड। मान लेते हैं कि इकोनॉमी में 2 ही गुड्स का कंजम्पशन हो रहा, प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन है दोनों गुड्स के, और ये है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये इसका स्लोप है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा ये मार्जिनल कंडीशन थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है जनरल परेटो ऑप्टिमैलिटी। ये वाला हम देखेंगे, ये वाली जो कंडीशन है ये है ओनली प्रोडक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखिए ये वाला केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ये वाला है। और ये वाला जो है इसमें पूछा गया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। जो टेक्निक यूज़ होगी वो प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ लेबर और कैपिटल आना चाहिए था बीच, लेबर एंड कैपिटल एक्स एंड वाई। ये कहाँ चला गया, ये वाला, ये तो बिल्कुल ही पूरी तरह से गलत है। तो नेक्स्ट है ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला पूरा दर्शा रहा है सिर्फ एक इस सिचुएशन को। देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल फॉर एक्स प्रोडक्शन, इसमें आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये वाला। फिर प्राइस लिया गया है, प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। तो ये है ये, तो ये वाला भी नहीं आएगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। तो ये हमने अभी डिस्कस किया एडवर्टाइजमेंट के बारे में। कहाँ पर, ये जो मोनोपोलिस्टिक इम्परफेक्ट मार्केट में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है। जो ये ओलिगोपोली होती है यहाँ पर भी होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है जैसा परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट का भी उत्पादन किया जाता है, और इसलिए इसका आंसर होगा ये दोनों। ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है क्योंकि यहाँ
होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और मोनोपोली में तो आपको पता ही है, एक ही प्रोड्यूसर होता है मार्केट में जो एक वस्तु का उत्पादन करेगा, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन ए 1 एंड 3। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात की है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूरो करेंसी मार्केट। इसमें हम यूरो करेंसी मार्केट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। यूरो करेंसी जो है ये किसी भी तरीके से यूरो डॉलर से रिलेटेड नहीं है, जो यूरोपियन यूनियन का है। यूरो करेंसी अगर इसमें मार्केट जुड़ जाता है तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, अगर किसी दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में है तो हम उसको मानेंगे यूरो करेंसी मार्केट। इसी तरह से बाहर के देश में करेंसी होना वो यूरो करेंसी मार्केट होता है। तो इसका ये इफ़ेक्ट भी करती है फिर वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इसका सही आंसर होगा इट्स एग्जिस्टेंस अफेक्ट्स द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसका ए ऑप्शन, इसका नंबर 1 सही है। नंबर 2 है इट इज़ हाईली रेगुलेटेड मार्केट। ये गलत है, ये हाईली रेगुलेटेड मार्केट नहीं होता है। तो इसका ओनली 1 सही है, ओनली 1 इज़ ट्रू। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेक्सर-ओहलिन थ्योरम अ नेशन विल एक्सपोर्ट अ कमोडिटी विच इज़। हेक्सर-ओहलिन थ्योरम में क्या बात की गई है? हेक्सर-ओहलिन कहते हैं कि जिस देश में जो फैक्टर अबंडेंट होता है, जो फैक्टर प्रचुर मात्रा में होता है, वो उस फैक्टर से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन करें और उसी उत्पादन को एक्सपोर्ट करें। और एक है चीप फैक्टर, जो अबंडेंट है, जो ज़्यादा मात्रा में है। जैसे भारत में कैपिटल लेबर ज़्यादा है तो लेबर सस्ता भी है, तो वो लेबर से बनने वाले प्रोडक्ट का उत्पादन करें और उसी को एक्सपोर्ट करें। अगर कैपिटल कम है तो कैपिटल से बनने वाले प्रोडक्ट को वो उस देश से आयात करें जिस देश में कैपिटल ज़्यादा है और कैपिटल सस्ता है। इसी तरह से इन दोनों के बारे में बात की गई है हेक्सर-ओहलिन थ्योरम में। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर नेसेसरी। नेक्स्ट है कस्टम यूनियन ऑलवेज लीड्स टू। कस्टम यूनियन के बारे में कहा गया है। कस्टम यूनियन क्या होती है? इसमें कुछ देश आपस में मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं और वो व्यापार को आसान करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए और उस व्यापार से फ़ायदा उठाने के लिए टैरिफ को कम करते हैं ताकि सभी देशों को सुविधा हो, ज़्यादा टैरिफ ना हो, आसानी से व्यापार हो जाए। तो उसके लिए लोग आपस में मिलकर, देश आपस में मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं। इस यूनियन बनाने से कुछ देशों को फ़ायदा होता है बट कुछ देशों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसका है ट्रेड डाइवर्जन इफ़ेक्ट एलोन नहीं, इसमें ट्रेड डाइवर्जन ही नहीं, ट्रेड क्रिएशन भी होता है। तो ट्रेड क्रिएशन कैसे होता है? ट्रेड क्रिएशन होता है अगर हमारे ट्रेड यूनियन बन जाती है तो हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजेंगे और वो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे तो वो उत्पाद जो है, हमारा बनाया प्रोडक्ट बाहर देश में सस्ता बिकेगा और सस्ती चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और ट्रेड बढ़ जाएगा। इसी तरह से डाइवर्जन से होगा, मान लीजिए कोई ऐसा देश है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमें फिर वहीं से ही वो सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा भले ही उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट तो महंगा होगा ही। तो इस तरह से ट्रेड डाइवर्जन होता है। तो बोथ इसमें आएगा, बोथ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन इन हेक्सर-ओहलिन थ्योरम। फिर से हेक्सर-ओहलिन थ्योरम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अजम्पशन को कभी नहीं छोड़ना है। सबसे ज़रूरी होती है अजम्पशन को पढ़ना, क्योंकि अजम्पशन से पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है। अजम्पशन 2 सेक्टर मॉडल, ये अजम्पशन है। 2 कमोडिटीज़ ये भी है, नो टैरिफ ये भी है। अजम्पशन तो हेक्सर-ओहलिन मॉडल की तीनों है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन इसकी होगी नो टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्यूअल गैप मॉडल द 2 गैप रेफर टू। 2 अंतराल मॉडल है जिसमें 2 गैप के बारे में बात की गई है। उन 2 गैप
वो दो गैप कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप एंड इन्वेस्टमेंट गैप, ये गलत है, ये दो नहीं है। सेविंग गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये भी नहीं है। सेविंग कंसंट्रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंसंट्रेट, ये है। इन दो गैप के बारे में बात की गई है ड्यूअल गैप मॉडल में। और ये ड्यूअल गैप मॉडल किसने दिया है, ये दिया है हॉलिस चेनरी एंड माइकल ब्रूनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट फॉर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट इक्वालिटी इनकम। जब कंप्लीट इक्वालिटी की बात की जाती है तो उस वक्त गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 0। गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। कंप्लीट इक्वालिटी में गिनी कोफिशिएंट होगा 0 और कंप्लीट इनइक्वालिटी में, असमानता में, गिनी कोफिशिएंट होगा 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो है दूरगामी परिणाम कौन कौन से नहीं है, हैज़ नॉट पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से जो परिणाम है वो कौन कौन से परिणामों की पहचान की गई है। तो अ फॉल इन एग्रीकल्चर यील्ड, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, एनवायरनमेंट में गर्मी हो जाती है तो फॉल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नुकसान होता है, सही है। द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ये भी सही है। द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये नहीं है। द राइज इन सी लेवल भी बढ़ जाता है, ये और ये अगर हम सही मान लेते हैं तो ये गलत ऑप्शन है। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अभी इतना नहीं ये पता लगाया गया है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज दैट दे हैव अ लो सेविंग रेट एंड लो कैपिटल फॉर्मुलेशन। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर जो है सेविंग रेट कम होता है और कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होता है, ये सही बात है। इसके बारे में इसका रीज़न बताया गया है कि इस वजह से ये है। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दिस इज़ मेनली ड्यू टू लेवल ऑफ कंजम्पशन। मेनली ये मुख्य रूप से ये किस चीज़ से होता है, हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये इसमें कहा गया है। बट ऐसा होता है ये ज़रूरी नहीं है। इसका मेन रीज़न, लो सेविंग रेट का मेन रीज़न जो है हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं होता है। तो आपस में तो ये दोनों ठीक हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में कंजम्पशन भी हाई लेवल का होता है, क्योंकि लोग गरीब होते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है। अगर वो पैसा कमाते हैं तो वो उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन कंजम्पशन पर ही खर्च करते हैं। तो इसका ये भी सही है और ये भी सही है। बट असर्शन की ये आर जो है इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू की बात जहाँ आती है वहाँ नाम आता है कार्ल मार्क्स का, ये दी है कार्ल मार्क्स ने। वेरिएबल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल की बात की है, तो वेरिएबल कैपिटल में कार्ल मार्क्स मानता है कि वेरिएबल कैपिटल होती है लेबर, और फिक्स्ड और कांस्टेंट कैपिटल में कार्ल मार्क्स मानता है वो होती है मशीनें। मशीनों का तो वो शोषण कर नहीं सकता, लेबरों का शोषण करता है और वहाँ से उसको मिलता है सरप्लस। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज। मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव होती है। ये सबसे पहले हमने ड्रॉ किया IS कर्व और ये हमने ड्रॉ किया LM कर्व। ये स्ट्रेट है LM कर्व, ये है इनकम और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। LM कर्व में सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर इफेक्टिव होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पर इफेक्टिव होती है फिस्कल पॉलिसी। और इसका बिल्कुल उल्टा होगा, इसमें अगर यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, और यहाँ पर अगर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। और यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर है मनी डिमांड इन इलास्टिक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से जो है
मनी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पर इफेक्ट होगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज इंटरेस्ट इलास्टिक। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ये होना चाहिए इंटरेस्ट इलास्टिक, और मनी डिमांड होनी चाहिए, डिमांड फॉर मनी होनी चाहिए इंटरेस्ट इन इलास्टिक। वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो ये फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, तो ये सही, यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, सही है। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ LM कर्व डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो LM कर्व का स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके लिए LM कर्व का स्लोप हमें पता होना चाहिए। स्लोप होता है E अपॉन F। E अपॉन F को हम कैसे बनाते हैं? ये है मनी डिमांड इज इक्वल टू EY माइनस FR। E किसको दिखाता है? चेंज इन MD ड्यू टू चेंज इन इनकम, और Y किसको दिखाता है? चेंज इन मनी डिमांड ड्यू टू चेंज इन R। तो ये मनी डिमांड है, तो मनी डिमांड पर डिपेंड करता है स्लोप इसका LM कर्व का। तो इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इनकम नहीं है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ये वाला इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी द 3 सेक्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो 3 सेक्टर मॉडल के बारे में बात की गई है क्लोज्ड इकोनॉमी के, एंड इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है हाउस होल्ड सेविंग प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। हाउस होल्ड सेविंग प्लस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल किसके हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस स्पेंडिंग। इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग के इक्वल है सेविंग, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू केन्स द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन रियल इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है ना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, तो आप उसी से इसका आंसर निकाल देंगे। ऑप्शन है रेट ऑफ रिटर्न ऑन फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर नहीं आता है प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन द क्लासिकल मैक्रो सिस्टम मनी डेटरमाइन। क्लासिकल मैक्रो सिस्टम में मनी क्या डेटरमाइन करती है? तो मनी सिर्फ इसमें प्राइस को निर्धारित करती है। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो मनी के इंक्रीज होने से इकोनॉमी में रोज़गार तो बढ़ेगा नहीं, प्राइसेस ही बढ़ेंगे, तो इसमें प्राइस आएगा। देखते हैं ऑप्शन में है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है। रियल आउटपुट ये भी नहीं आएगा, ना ही इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता है। बोथ ए एंड बी, नाइदर, इसमें आएगा नाइदर ए नॉर बी, ये इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट है, ये है LM कर्व, YS कर्व, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम डायग्राम है। ऑन द कन्वेंशनल IS LM डायग्राम LN कर्व शिफ्ट टू LM1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, फिर आंसर अपने आप ही आ जाता है। यहाँ पूछा हुआ है कन्वेंशनल IS LM कर्व, कन्वेंशनल परंपरागत IS LM कर्व। परंपरागत समझ लो कि क्लासिकल, मान लो क्लासिकल IS LM कर्व। तो ये परंपरावादी क्या होते हैं? ये मानते हैं इकोनॉमी में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है तो इनकम नहीं बढ़ती है। इनकम मीन्स आउटपुट कांस्टेंट रहता है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा भी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी लोग फुल एम्प्लॉयड है। स्थिति में अगर LM कर्व शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होगा? देखिए LM यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इनकम तो बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। कितना? A to B, यहाँ तक गिर जाएगा, R0 to R1, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी इकोनॉमी में। तो लिक्विडिटी इफेक्ट इज R0 to R1, R0 to R1, ये वाला सही है। यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ इसी इनकम आउटपुट लेवल पर रहेगी। यहाँ से यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है।
सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिलिप्स कर्व। फिलिप्स के बारे में पूछा गया है, फिलिप्स कर्व के बारे में। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सही बात है, ये है फिलिप्स कर्व। ये देखिए फिलिप्स कर्व, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। बट ये नेगेटिव रिलेशन कब होता है, शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में हम मानते हैं कि फिलिप्स कर्व जो है वर्टिकल हो जाता है। ये शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व और ये लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट रन लॉन्ग रन कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि रिलेशनशिप होता है इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हम इसको गलत कंसिडर करेंगे क्योंकि टाइम पीरियड के बारे में बात नहीं की गई है। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ नॉमिनल रिटर्न। इसमें नॉमिनल रिटर्न के बारे में बात नहीं की जाती है, इसमें रियल रिटर्न की बात की जाती है फिलिप्स कर्व में। तो इसका सही आंसर होगा ओनली इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ रियल रिटर्न। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द इंटरेस्ट रेट रिस्क मीन्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में पूछा गया है। व्हेन बोरोवर फेल टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द लोन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्ट रेट रिस्क कहा गया है। अगर इंटरेस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और ये जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन सेकेंडरी मार्केट कहा है, ये है बॉन्ड। तो क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाते हैं। तो बॉन्ड के लिए तो वो रिस्क है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज 25 क्वेश्चन करेंगे, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।